नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 यानी 8 क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का रियल पेपर आज हम लेकर आ चुके हैं। सोशल साइंस बिल्कुल रियल पेपर है 8 क्लास का, बिल्कुल आपकी 100% रियल पेपर है। ये मॉडल पेपर जोधपुर द्वारा जारी, जो उत्कर्ष संस्था है उसके द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल 100% रियल पेपर आप इसको मान सकते हो। इस पेपर में से 70% अप टू 70% क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेपर आपके लिए हो जाता है। तो चलो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। एकदम 100% है और आपकी इस पर 80 नंबर का पेपर है। तो सबसे पहले आपके ऑप्शन वाले 6 क्वेश्चन है, उनको हल करते हैं। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा बै यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है कि 1773 से लेकर 1785 तक वह ब्रिटिश भारत का प्रथम और वास्तविक गवर्नर जनरल रहा था। फिर राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में किस स्थान से मराठों ने प्रवेश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सै यानी मेवाड़ प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए यानी जो आपकी है 1872 से। फिर है, सांगानेर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपके किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बै यानी जयपुर जिले में स्थित है। फिर है, भूदान आंदोलन के जनक कौन है। तो भाई भूदान आंदोलन के जनक है वो विनोबा भावे हैं, ठीक है, विनोबा भावे। महात्मा गांधी नहीं होगा इसमें, महात्मा गांधी गलत होगा, विनोबा भावे सै इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है, स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है। तो अपने जो स्वावलंबन जो योजना है उसका उद्देश्य है वो है यहाँ पर जो है गरीब महिला, विधवा, परित्यक्ता, ग्रामीण। तो इसमें द आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान में रखना। फिर खंड बै की तरफ चलते हैं। अत्य और गुणात्मक प्रश्न आ रहे हैं, इनको कुछ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने वाले प्रश्नों में सबसे पहले आपको संविधान लागू कब हुआ। तो भाई ये 1950 में हुआ था। फिर बिरसा मुंडा आ गया तो छोटा नागपुर से। फिर रविंद्रनाथ टैगोर है जो है आपके वो आपके शांति निकेतन और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के हो गए। फिर है आपके रेगिस्तानों की पूर्ति। तो इसमें आ रहा है कि जो दिसंबर है, यानी इसमें अगले में पूछ रहे हैं कि दिसंबर से नवंबर के बीच में संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। तो दिसंबर 1946 से लेकर पहले में 19 ध्यान से रखना, इस पहले में 1946 आएगा, ठीक है, 1946 और अगले में 1949, ठीक है। इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। और अब आप बात कर लेते हैं, शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। तो इनमें एक तो नगर निगम, एक दो और कौन कौन से। तो एक तो नगर परिषद, एक तो और कौन सी है, नगर परिषद, ठीक है। एक तो नगर परिषद हो जाएगी पहले रेगिस्तान में, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर जो है वो होती है आपके नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। तो सबसे बड़ी नगर निगम, फिर उससे छोटी नगर परिषद, सबसे छोटी नगर पालिका, ठीक है। फिर अनवीनीकरण संसाधन जो है वो सीमित होते हैं। और सीमित क्या क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और इसमें मैं आपको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है, सीमित होते हैं। और यहाँ पर जो है ये कोयला है, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना लिखने में। फिर अगला क्वेश्चन है वो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब आपके कि विलय नीति की शुरुआत, जो 8% इसमें 2% आपको दे रखे हैं। विलय नीति की शुरुआत किसने की थी, इसकी 2 रियासतों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो विजय जो है यहाँ पर, तो दोस्तों आपके छठा क्वेश्चन था वो हम लोगों ने अभी तक किया नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन भी था 5वां क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके लिए छठा क्वेश्चन है कि अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय और अपने। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इसमें इसमें पहले में आपकी ध्यान रखना आजीविका होगा, ठीक है, आदिवासी समाज आजीविका, ठीक है, आजीविका। फिर अगले में आपके आ जाएगा आजीविका और अपने क्या है भोजन के मुख्य स्रोतों। तो यहाँ पर भोजन हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। मैं बाहर देता हूँ, आप देख लेना। फिर एक देश और के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो एक देश के जो जन्म दर और जो है मृत्यु दर, क्योंकि ये फिक्स है जन्म मृत्यु दर, तो यहाँ पर आपको मृत्यु दर लिखना है और उसके आगे भी दर लगाना है, ठीक है। फिर है आपका विलय नीति की शुरुआत किसने की थी। तो वह विलय नीति की शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ध्यान से सुनना। और विलय नीति के आधार पर 17 जो एक तो कौन कौन सी इसकी 2 रियासतों के नाम रखने, तो एक 17 है आपके जो कि 1849 में, एक सबलपुर है। आदि रियासतों ने अंग्रेजों से मध्य मिला लेंगे। फिर आदिवासियों के लिए दिक्कू कौन थे। तो आदिवासियों के लिए दिक्कू बाहरी लोग थे, जिनमें व्यापारी, महाजन, जमींदार और अंग्रेज आदि शामिल थे। दिक्कुओं के कारण आदिवासियों की जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी और आजीविका जो है खतरे में थी। अगला प्रश्न आ जाएगा कि प्राच्यवादी शिक्षा की आलोचना करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए, बताइए। तो इनमें आप क्या क्या आएंगे, एक तो आएंगे जेम्स मिल और थॉमस जो है बेम्बीगटन, ठीक है, मेकाले, ये 2 आ जाएंगे। फिर है टीपू सुल्तान की तलवार क्यों प्रसिद्ध थी। तो तलवार की धार इतनी सख्त थी और पैनी थी कि दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। ये
इस तलवार में यह गुण जो है कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुटज नामक स्टील से पैदा हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। फिर है अगला 10वां क्वेश्चन है, झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई की कौन सी मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो ये कौन सी मांग थी आपको ध्यान रखना है, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मांग थी कि कंपनी उसकी पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, लेकिन अंग्रेजों ने इसको ठुकरा दिया। ठीक है, फिर है महालवारी बंदोबस्त क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा आपके। तो इसमें क्या है कि महालवारी बंदोबस्त गांव के प्रत्येक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी महाल से जो है आप लोग जो कर वसूल करते हैं, हिसाब लगाया जाता है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जीवन गांव के जो है मुखिया को दिया जाता है। फिर धात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी बताने हैं। तो ये धात्विक खनिज किसे कहते हैं, पहले ये देख लो कि वह खनिज जिसमें धातु पाई जाती है वो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो उष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। धात्विक खनिज लोहे व अलोहे भागों में जो है विभाजित है। अब जो ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो है प्रकार बताने हैं, तो लोहे धात्विक खनिज क्या है कि जिन धात्विक खनिजों में लोहे की धातु पाई जाती है वो लोहे धात्विक खनिज हो गए। ठीक है, और जिनमें अलोहे जिनमें नहीं पाई जाती है, जैसे अलोहे में चूना ये हो गए और उसमें तांबा जो है वो हो गए। ठीक है, अब है निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार के नाम बताइए। तो निर्वाह कृषि क्या होती है कि निर्वाह का तात्पर्य एक कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसे हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं, और जिसमें उपज भी कम होती है। और निर्वाह कृषि को दो भाग में विभाजित करते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। दोबारा ध्यान से सुनना, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या होते हैं कि एक तो कृषि आधारित उद्योग होते हैं और एक खनिज आधारित उद्योग होते हैं जिनको बताना है समझाना है। ठीक है, फिर 14% है कि राजस्थान में जो चलने, फिर एक समुद्र आधारित और खनिज और वन आधारित उद्योग ये आपको। ठीक है, फिर राजस्थान में चलने वाले आर्थिक क्षेत्र की दो योजनाओं के नाम लिखिए। तो इनमें राजस्थान में एक तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जिसमें कि 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगार को भत्ता देना है, और भामाशाह योजना। ठीक है, और अगर राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र केंद्रों की बताइए, तो एक तो भीलवाड़ा हो गया, वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर था, वस्त्रों की रंगाई छपाई वंदेज कार्य है तो जयपुर, सांगानेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर आदि कुछ प्रसिद्ध स्थान है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश के बारे में बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, और इसका जो है आंसर होगा कि चित्तौड़गढ़ जो है आपके यहाँ से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा ने कीर्ति यानी विजय स्तंभ बनाया। 47 फीट वर्गाकार, 10 फीट ऊंचा चबूतरा, 122 फीट की ऊंचाई के 9 मंजिला स्मारक है जो अपने स्थापत्य में असंख्य देवी देवताओं की मूर्ति के लिए भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोगों को बताना है। तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के बारे में क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या का जनघनत्व कहलाता है, यानी 1 किलोमीटर कितने लोग निवास कर रहे हैं 1000 पर, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले है और सबसे कम आपके जैसलमेर जिले का है। हमारे धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अस्थायी नीति क्या है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता की हस्तक्षेप नीति का अभिप्राय सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देने और कुछ प्रकार से खास छूट देने में है। भारत में अदालतों की त्रिस्तरीय संरचना के बारे में बताइए। एक तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, फिर आपके अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें जिला न्यायालय भी हम लोग कहते हैं, और उच्च न्यायालय जो कि आपके हर राज्य में एक न्यायालय होता है, जिसकी अपने राजस्थान का जो है जोधपुर में है। ठीक है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने भारत का दिल्ली में है और ये देश में एक ही होता है। ठीक है, फिर है सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो समाज सुधारक हो गए जैसे कि आपके दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा जो बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामस्वामी नायर, महात्मा गांधी आदि ये जो है समाज सुधारक हो गए। फिर आ जाएगा दूसरे में कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है पानी आवश्यक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा बताया गया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, फिर है अगला 18वां क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैप का क्वेश्चन आएगा कि कानून बनने में नागरिकों की क्या भूमिका होती है। कि कानून बनने में नागरिकों की भूमिका होती है जैसे कि आवाज़ कोई कानून बन रहा है तो उसके बाद उठाते हैं, टेलीविजन पर, रिपोर्ट पर, अखबारों के संपादकों, रेडियो प्रसारणों के द्वारा उठाते हैं। तो उसको जो है बड़ा चढ़ाकर जनता उस पर जो जिम्मेदारी लेती है, संसद की जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है, विपक्ष का क्या अभिप्राय है, उसकी क्या भूमिका होती है। विपक्ष यानी सब जो पक्ष में ना हो, जैसे कि अभी जो है आपकी बीजेपी जो सरकार है, ठीक है, बीजेपी सरकार है, तो इसका विपक्ष क्या होगा, विपक्ष होगा कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियां हैं वो उसकी विपक्ष होगी। कुछ पार्टियां हो सकती है कि उसका पक्ष दे, पर लगभग आपकी विपक्ष जो है विपक्ष होती है, और वे जो है उसकी कमियों को उजागर करती है, उसकी जो गलत नीतियों पर अंकुश लगाती है। अब आपका जो है मैप आ गया, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ। ठीक है,
इसमें 3 स्थान दे रखे हैं कि राजस्थान के मानचित्र में स्थान अंकित कीजिए। सबसे पहले पूछ रहे हैं उदयपुर। तो आप लोगों के बिल्कुल जो दोस्तों अभी जो जिले आए हैं वो भी नए जिलों के अनुसार नहीं है, बाकी उदयपुर जो है आपको ये पूछ रहे हैं उदयपुर। तो उदयपुर के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बीकानेर पूछ रहे हैं सबसे पहले आपको बीकानेर। तो ये यहाँ पर अपना दोस्तों बीकानेर हो गया, बीकानेर, ठीक है, यहाँ से बीकानेर कर दीजिए आप लोग। फिर आएगा सिरोही। तो ये जो छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा है ना सिरोही, अरे यहाँ पर नहीं है, गलती से हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सिरोही हो गया आपके। और फिर आपके उदयपुर, तो सिरोही के टच में ये वाला उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपके हो गए, फिर मैंने मैप भी आपको करवा दिया। और इस प्रकार से जो है आपके ये जो है खंडदय की हम लोग बात करेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके 3 नहीं 4 क्वेश्चन है इसमें, और वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। राजस्थान में 1857 की क्रांति, नीमच में की विद्रोह का वर्णन करना है, परिणाम या फिर परिणामों का वर्णन कर सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस को क्या दिशा निर्देश दिए, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को दावा नल किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण के, और भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने के उपाय, खिलाफत व असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखनी है, या फिर बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखना है। 6 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों प्रश्न आप रट कर चले जाना। 100% इनमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, 100% गारंटी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को मिलते रहेंगे आल सब्जेक्ट के, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।